नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो के पार्ट फर्स्ट में आईपीसी में सबसे हीनियस क्राइम माने जाने वाले अपराध होमोसाइड के बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। होमोसाइड का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति का वध करता है तो उसे होमोसाइड माना जाता है। किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ये दो प्रकार का होता है, इसे दो श्रेणियों में रखा जाता है। एक लॉफुल होमोसाइड होता है और दूसरा अनलॉफुल होमोसाइड होता है। तो लॉफुल होमोसाइड और अनलॉफुल होमोसाइड के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन लॉफुल होमोसाइड क्या होता है ये थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। लॉफुल होमोसाइड जो जनरल एक्सेप्शन का जो क्लास है आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शन का क्लास है उसे लॉफुल होमोसाइड बोला जाता है। और इसकी भी दो श्रेणियां होती हैं, एक वो होमोसाइड जो जस्टिफाइड बाय लॉ होता है और दूसरा जो श्रेणी होता है वो होता है एक्सक्यूजेबल होमोसाइड। और जो अनलॉफुल होमोसाइड होता है, अनलॉफुल होमोसाइड की श्रेणी में सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड आपराधिक मानव वध आता है। सेक्शन 300 में मानव की जो हत्या की जाती वह आता है। और तीसरी जो उसमें विभाग इसका श्रेणी है, तीसरा जो इसमें हिस्सा है वो सेक्शन 304A है, जो बात करता है डेथ बाय नेग्लिजेंस की रैश और नेग्लिजेंट जो एक्ट होता है कि उससे जो मृत्यु किसी की कारित होती है उसको कहा जाता है डेथ बाय नेग्लिजेंस। आज के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हम लोग सेक्शन 299 पर अपनी बातचीत करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 299 जो बात करता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपराधिक मानववध जिसे हत्या नहीं माना जाता है। तो इसमें जो सेक्शन 299 है वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को कोई बॉडीली इंजरी देता है और वह बॉडीली इंजरी उसके पास यह नॉलेज होती है कि उस बॉडीली इंजरी से उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह बॉडीली इंजरी उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त है, तब वह कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। या इस इंटेंशन के साथ वह दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है कि उस इंटेंशन से पहुंचाए गए चोट से उसकी मृत्यु जो है तय है। कहने का मतलब ये है कि या तो उस इंटेंशन से चोट कारित की गई हो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, या इस नॉलेज के साथ उसको बॉडीली इंजरी दी गई हो जिससे उसकी मृत्यु होना उसके लिहाज से नॉर्मल कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स में तय बात मानी जाती है। या फिर कोई व्यक्ति अपने एक्ट के माध्यम से विथ इंटेंशन किसी को जब मार देता है तो उसे भी कल्पेबल होमोसाइड के अंतर्गत वो आता है। आगे इसके आगे हम लोग जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कल्पेबल होमोसाइड उस पर अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहली जो बात इसमें आती है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में वो ये आती है कि ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि यदि जो व्यक्ति जो अभियुक्त है जिस व्यक्ति को टारगेट ले करके इंटेंशन के साथ उसे मारना चाहता है और उसके स्थान पर अगर किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी वह कल्पेबल होमोसाइड के अपराध में के परव्यू में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ए ने बी पर फायर किया और फायर करने की बाद वह गोली सी को लगती है और सी की मृत्यु हो जाती है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ए का इंटेंशन बी को मारना था, सी को नहीं था, इसलिए ए जो है कल्पेबल होमोसाइड के अपराध से अपने आप को मुक्त मानेगा। इसी में यह भी बात है कि जो एक्ट ऑफ वायलेंस एक्यूज के द्वारा किया जाता है उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, वो रिमोट कॉन्सिक्वेंस की वजह से नहीं होना चाहिए। और जो एक्ट है इसमें जो है किसी भी सर्कमस्टेंशियल इंटरफेरेंस का होना नहीं पाना जाए, किसी तरह से कोई भी परिस्थिति ऐसी न पैदा हो जिसकी वजह से पीड़ित की मृत्यु हो गई हो।
एक्ट के साथ ही साथ जो ओमिशन होता है वह भी इसके दायरे में आता है। जैसे ओमिशन का तात्पर्य यहाँ पे है कि द पर्सन हु इज़ बाउंड लीगली बाउंड टू डू एन एक्ट। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य जो उसे करना चाहिए था उस दौरान और उस स्किप कर देता है और उसकी वजह से किसी की मृत्यु कारित होती है तो वह भी कल्पेबल होमोसाइड की परव्यू में आएगा। अब यहाँ इंटेंशन को भी समझना ज़रूरी है। इंटेंशन का जो मतलब है यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जो एक्ट ऑफ द पार्टीज़ है जिसकी वजह से पीड़ित की मृत्यु होती है तो उसमें तो पार्टी ने इंटेंशन का आकलन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, तो उसमें देखना होता है कि किस प्रकार के वेपन का यूज हुआ है, जो चोट कारित की गई है शरीर के किस हिस्से पर कारित की गई है, और जो शरीर पर जो चोट लगी है वह कितनी बार उस पर ब्लो किया गया है, कितनी बार उस पर जो है चोट कारित की गई है, शरीर के किन किन हिस्सों पर चोट कारित की गई है और उस समय क्या परिस्थितियां उपलब्ध थी। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम अभियुक्त के इंटेंशन का आकलन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो यह माना जाता है कि वह जो है उसके द्वारा किए जाने वाला जो एक्ट का जो इंटेंट है उसकी बहुत अच्छे से उसको जानकारी है और उसके साथ ही साथ उसके परिणाम से भी वो भली भांति परिचित है। ये जरूरी नहीं है कि उसका जो इंटेंशन है एट द टाइम ऑफ डूइंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस उसका कोई इंटेंशन रहा ही हो, उसके पूर्व के को लेकर के कोई डिज़ाइन ही रहा हो कि उसे यह एक्ट कारित ही करना है। लेकिन यह देखा जाता है कि जब उसने उस अपराध को कारित किया तो उस समय उसकी एक्चुअल इंटेंशन या एग्जिस्टिंग इंटेंशन क्या थी। इसमें यह भी एक बात जोड़ना है जो इसका इंग्रेडिएंट्स माना जाता है, जो पर्टिकुलर इंजरी जो विक्टिम पर कारित की जाती है उसमें यह देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर जो इंजरी विक्टिम को अभियुक्त के द्वारा दी गई है तो क्या वह पर्टिकुलर इंजरी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है या फिर किसी अन्य वजह से, या ये देखना जरूरी होता है कि जो अभियुक्त के द्वारा जो चोट दी गई है उसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, ना कि किसी अन्य वजह से। और यदि इस वजह से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसके इंटेंशन को वाइटल पार्ट नहीं माना जाता है। नॉलेज जो होता है अभियुक्त का उसके इंटेंशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो अपराध और आपराधिक स्थिति के श्योरिटी और सर्टेनिटी की बात करता है कि अपराधी के दिमाग में किस वस्तु स्थिति को लेकर के, किस वस्तु स्थिति तक अपराध को करने के लिए या उसकी मृत्यु को कारित करने के लिए किस हद तक वह तैयार था। सबसे बड़ी चीज़ जो ये है मैं जो बताना चाहूँगा, नॉलेज मीन्स अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट, और जो रैश या नेग्लिजेंट एक्ट भी जो होते हैं जिसकी वजह से किसी पीड़ित की मृत्यु हो जाती है वह भी इसके अंतर्गत आते हैं कि उसे पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है चाहे वो रैश या नेग्लिजेंट तरीके से कर रहा हो या उसने जो भी एक्ट किया है उसे बहुत अच्छे से पता है कि उस एक्ट के परिणाम क्या होने वाला है। पलानी गौंडन वर्सेस एम्परर में मद्रास हाई कोर्ट के सामने जब यह केस आया तो यह इस केस का तथ्य यह था कि एक पति ने अपनी पत्नी को हल के फल से चोट पहुंचाई जिसकी वजह से वह मूर्छित हो जाती है। पति को ऐसा लगता है कि पत्नी की मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से वह फाल्सली उसकी मृत्यु को सुसाइड साबित करने के लिए उसे हैंग कर देता है। जब इस बात की विवेचना होती है तो पता चलता है कि असल में उसकी मृत्यु फांसी पर लटकाने की वजह से हुई थी, ना कि उसकी मृत्यु हल के फल के चोट की वजह से हुई है। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने का कहना था कि जरूरी बात ये नहीं है कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई, जरूरी बात ये थी कि क्या अभियुक्त का पीड़िता को जान से मारने का इंटेंशन या उसे इस बात की नॉलेज थी, वह उसको पूर्व में ही मृतक
मान चुका था, इसलिए उसने साक्ष्य को मिटाने के लिए अपनी पत्नी को फांसी के फंदे से लटका करके इस पूरी घटना पर पर्दा डालने का असफल प्रयास किया है। उसकी स्थिति को जानने के लिए जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस सिचुएशंस के बजाय हम ये देखेंगे कि अभियुक्त का जो इंटेंशन था, अभियुक्त का जो नॉलेज था, वह किस लेवल तक का था। तो और ऐसे में उस बिना इंटेंशन या बिना नॉलेज के उसे जो है कल्पेबल होमोसाइड का दोषी नहीं माना जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। 3 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इन्फर्म है, बीमार है, किसी बीमारी से वो गुजर रहा है और अभियुक्त ने उसको इंजरी दी और उस इंजरी देने उसके द्वारा पीड़ित को इंजरी देने के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह माना जाएगा कि पीड़ित की जो मृत्यु हुई वह अभियुक्त की ही वजह से हुई। लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान देनी होंगी कि क्या उसकी मृत्यु जो इंजरी की वजह से हुई है, क्या वह इंजरी पर्याप्त थी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए, या उसकी बीमारी की वजह से हुई है, और क्या वह चोट इस लेवल तक खतरनाक थी कि जिस वजह से उसकी मृत्यु जो है उस चोट की वजह से हो गई है। यदि इंजरी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, यह माना जाएगा कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार जो है अभियुक्त ही है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी बात है कि अगर उस पीड़ित का इलाज नहीं होता है तो इसका एक्सक्यूज जो है अभियुक्त को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। एक्सप्लेनेशन 3 के अनुसार यदि माँ के गर्भ में यदि किसी बच्चे की मृत्यु कारित की जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वह बच्चा अपने माँ के गर्भ से थोड़ा सा भी अगर बाहर निकल के गया, उसकी बॉडी का थोड़ा सा भी पार्ट अगर बाहर आ गया है और उस दौरान अगर उसकी मृत्यु कारित की जाती है तो वह अभियुक्त कल्पेबल होमोसाइड के परव्यू में आएगा। इवन कि अगर वह बच्चा अपने मदर वम्ब से बाहर आने की स्थिति में आ गया है या आ चुका है और वह ब्रीथ भी नहीं कर रहा है तो भी वह कल्पेबल होमोसाइड की श्रेणी में आएगा। विनीत कुमार चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस केस का जो तथ्य था मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, और वो ये था कि जो अभियुक्त और पीड़ित हैं वो दोनों पड़ोसी थे। किसी विवाद के चलते अभियुक्त ने अपने पिता की रिवॉल्वर निकाली और पीड़ित के घर की तरफ अंधाधुंध फायर किया, जिसकी वजह से पीड़ित को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय में इसमें अपने आदेश में कहा कि चूंकि रिवॉल्वर से फायर करना और अंधाधुंध फायर करना यह बात जताता है कि अभियुक्त को इस बात की नॉलेज थी कि इस प्रकार के अंधाधुंध फायर से किसी की मृत्यु गोली लग सकती है और गोली लगने से मृत्यु कारित हो सकती है। अतः उसको कल्पेबल होमोसाइड की श्रेणी में रखते हुए उसकी दोष सिद्धि कल्पेबल होमोसाइड में की गई। बहुत ही पॉपुलर केस जिसे फॉक्स केस कहा जाता है, इस केस में एक कुली की एक सर्वेंट की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो इसका मालिक होता है वह नहीं जानता है कि वह किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है और वह उसके काम से नाराज होकर के कई बार उसको लात घूसे से वह मार देता है, जिसकी वजह से पीड़ित की जो है मृत्यु हो जाती है। और कोर्ट का इसमें कहना था कि ना ही इसमें अभियुक्त की तरफ से अभियुक्त का ना ही इंटेंशन था, ना ही उसको नॉलेज थी और ना ही वो जो उसको इंजरी उसने दिया वह पर्याप्त थी जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। अतः उसको कल्पेबल होमोसाइड का अपराधी न मानते हुए उसे हर्ट का अपराधी मानते हुए सजा सुनाई गई। रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक बहुत ही बेहतरीन केस, जिसमें अपीलांट के जो पिता थे वह धान के खेत में जा रहे थे। उसी दौरान जो रेस्पोंडेंट्स थे, अभियुक्त थे, उन्होंने उनके ऊपर लोडेड रिवॉल्वर अपने पास रखते हुए लात घूसे मुक्के से बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, जिसकी वजह से बाद में अपीलांट के फादर की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को 302
आईपीसी में कन्विक्ट किया, और जब वह बात हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट इस पूरे कन्विक्शन को 304 आईपीसी में ले जा करके रख देती है। और जब एसएलपी अपीलांट डिसीज्ड के बेटे ने जब एसएलपी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों ने केवल लोडेड रिवॉल्वर होते हुए भी अभियुक्तों ने लात, घूसे, मुक्के का ही इस्तेमाल किया। उनका इंटेंशन, उनकी जो नॉलेज थी केवल इतनी थी कि उसे वह घोर उपहति या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना चाहते थे, इससे ज़्यादा उनका कुछ भी इंटेंशन नहीं था। ऐसी स्थिति में उनको जो है 302 में कन्विक्ट करना ठीक नहीं होगा, और हाई कोर्ट के डिसीजन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपहेल्ड करके रखा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। मर्डर पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।